हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम पेज बाय कंचन सर के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में सामान्य अध्ययन के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एनालिसिस है जो आने वाले एग्जाम जैसे टेट, सुपर टेट, पीईटी, केवीएस, लेखपाल आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का पैटर्न और कंटेंट एकदम एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन की तरह है। इन प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू सॉल्व करने से आपकी तैयारी का लेवल एकदम बेहतर हो जाएगा और आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन करेंगे जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। ये जो क्वेश्चंस हैं, एक तरफ से इनको आप सॉल्व करेंगे और उनके आंसर्स को कमेंट बॉक्स में आपको लिखते रहना है। वीडियो को लास्ट में आप चेक करेंगे आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस विटामिन की कमी से घाव में रक्त का थक्का नहीं जमता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या ऑप्शन डी विटामिन के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन के की कमी से रक्त का बहना नहीं रुकता है, यानी रक्त का थक्का नहीं जमता। इस विटामिन का मुख्य कार्य रक्त के थक्के जमाना ही है। अच्छा, इस विटामिन का जो प्रोथ्राम्बिन रसायन है उसी की उपस्थिति में रक्त जम जाता है, तो आप इसको लिखेंगे प्रोथ्राम्बिन, ठीक है। और इस विटामिन का नाम, इसका जो रासायनिक नाम है वो नेफ्थेक्यूनिन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बिहार राज्य में भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी सेतु, ऑप्शन बी महात्मा गांधी सेतु, ऑप्शन सी जवाहर सेतु या ऑप्शन डी बिहार सेतु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पुल जो है सबसे लंबा पुल है भारत में। तो देखिए, इसमें जो आपका बिहार राज्य की राजधानी में, यानी जो बिहार की राजधानी पटना है, वहाँ से आपका हाजीपुर को जोड़ने वाला एक पुल बना हुआ है जो कि गंगा नदी पर है और इसको महात्मा गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है। तो इस पुल की जो लंबाई है ना वो 5.8 किलोमीटर है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि 5.8 किलोमीटर लंबा ये पुल महात्मा गांधी सेतु जो कि पटना को हाजीपुर से जोड़ता है और गंगा नदी के ऊपर बना है बिहार राज्य में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता? ऑप्शन ए है पशुमल, ऑप्शन बी कूड़ा कचरा, ऑप्शन सी खनिज तेल, ऑप्शन डी मानव मल। इसमें आपका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें आपका खनिज तेल नहीं यूज होता, बाकी तीनों और आपका यूज होगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी मक्का। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि गेहूं जो है आपकी वो रबी की फसल है। अच्छा, रबी की फसल का टाइम क्या है भाई? तो रबी की फसल को जो बोने का रियल टाइम है वो आपका अक्टूबर-नवंबर महीना हो जाता है। खरीफ की जो फसल है उसको बोने का जो टाइम है वो आपका जून और जुलाई, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक सामाजिकरण है। ऑप्शन ए है शुरुआती आयु में परिवार से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, या ऑप्शन डी है शिक्षकों का अनुसरण करना। प्राथमिक सामाजिकरण की घटना इसमें पूछी जा रही, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यानी शुरुआत में अपने परिवार में से सीखना ही प्राथमिक सामाजिकरण की घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, चूहों के संक्रमण द्वारा फैलने वाला रोग है। ऑप्शन ए है चेचक, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी तपेदिक या ऑप्शन डी आपका प्लेग। तो देखिए, जो चूहों से फैलने वाला रोग है, इसके संक्रमण से फैलने वाला रोग आपका प्लेग सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है? ऑप्शन ए है एयर इंडिया, ऑप्शन बी किंगफिशर, ऑप्शन सी एयर सहारा या ऑप्शन डी जेट। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए एयर सहारा एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है, क्योंकि एयर सहारा का जो विलय था वो एयर इंडिया एयरलाइंस में कर दिया गया है। तो यानी
एयर इंडिया, किंगफिशर और जेट, ये तीनों अभी चल रही, बाकी एयर सहारा का जो है विलय हो गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी हरियाणा। तो आपका जो चिपको आंदोलन है वो उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड में चमोली जिले में इसको पेड़ों की सुरक्षा के लिए समाज सेवी सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। तो इस तरह से चिपको आंदोलन का संबंध कहाँ से है? तो चिपको आंदोलन का संबंध आपका यानी उत्तराखंड राज्य से है। 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित चंडी प्रसाद भट्ट इनके सहयोगी थे। यह आंदोलन बच्चों की कटाई के विरोध में शुरू किया गया था, लेकिन जब मुख्य भूमिका जब पूछी जाती है तो प्रमुख पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का नाम पहले आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायु कारक या यह सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकृति के सभी जैव अजैव यानी बायोटिक, देखिए इसमें जो आएगा आपका बायोटिक, नॉन बायोटिक, ये दोनों तत्व इसमें मिले रहते हैं। तो इस तरह से जो प्राकृतिक पर्यावरण सभी जीव भू आकृतिक तथा जलवायु कारक घटक के रूप में आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां, पर्यावरण के अध्ययन में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए क्योंकि ऑप्शन ए है बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, ऑप्शन बी इससे बच्चों का आधा ही कौशल परिमार्जित हो पाता है, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो इसमें जो आपका नेगेटिव ऑप्शन है वो तो देखिए कट जाएगा, कह रहा आधा ही परिमार्जन होता है। अच्छा, बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद के लिए नहीं पढ़ाई होती, ठीक है, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, लेकिन जो एकदम परफेक्ट आंसर है वो आपका विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 10वें का सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लोग इसमें स्लिप होने वाले हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है फेफड़ा, ऑप्शन सी हृदय या ऑप्शन डी वृक्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका जो लोग वृक्क का आंसर लगा रहे हैं वो गलत है। वृक्क क्या करता है? हमारे शरीर से यूरिया को बाहर निकालने का काम कर रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए यानी यकृत यानी लीवर सही हो जाएगा। देखिए लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका प्रमुख कार्य अमोनिया को यूरिया में बदलना होता है, जिससे यूरिया मूत्र के साथ शरीर के बाहर निकल जाता है ये, ठीक है। तो इस तरह से अगर इसमें पूछा जाता है यूरिया को शरीर के बाहर कौन निकालता है तो फिर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शन है 25%, 30%, 50% या 10%। तो देखिए जो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का जो 10 भाग स्थानांतरित होता है, 10% का जो नियम था वो लिंडमैन ने सन 1942 में दिया था, ठीक है। 1942 ईस्वी में वैज्ञानिक लिंडमैन ने इस नियम को दिया था और इन्होंने कहा था कि 90% भाग प्रत्येक स्तर अपने ऊर्जा प्रयोग में ले लेता है तथा अपने से आगे केवल 10% छोड़ देता है। तो इसको 10% का नियम भी बोलते हैं और आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 है, ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है अनुभव, ऑप्शन बी अवधारणा का बनना, ऑप्शन सी अन्वेषण विधियों का सत्यापन या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने वाली सबसे लंबी नदी का नाम बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपसे कह रहा है कि भारत में बहने वाली जो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली बहुत कम ही नदियां हैं भारत में, क्योंकि ज़्यादातर नदियां बे ऑफ बंगाल में ड्रॉप होती हैं। तो इस तरह से पूरब की तरफ बहने वाली हैं। तो अब आप इसमें एक एक नदी को जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपकी जो लूनी नदी है वो राजस्थान डिजर्ट से निकलती है और गुजरात के कच्छ में जाकर
गिर जाती है, ठीक है, या समझी विलुप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी है साबरमती नदी। साबरमती नदी को भी आप जानते हैं भी गुजरात में ही बहती है। अब आपके सामने दो ऑप्शन है ताप्ती और नर्मदा। अब चूंकि इसमें पूछ रहा है कि भारत की सबसे बड़ी नदी जो कि अ, पश्चिम में गिरती, तो आपकी नर्मदा नदी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, नर्मदा नदी, क्योंकि इसमें लंबाई के बारे में भी पूछा गया है। देखिए भारत के पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 1312 किलोमीटर, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, गंगा की लंबाई पूछता तो 25 25 एंड 25, तो इस तरह से आपको याद करने में आसानी होगी। 25 गंगा नदी और आपकी नर्मदा 13 और 12, ठीक है। तो इस तरह से आपकी नर्मदा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नर्मदा नदी के बारे में और कुछ जान लेते हैं। नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश यानी रिफ्ट वैली से बहने वाली नदी है। अच्छा, लूनी नदी इसमें दिया है, तो लूनी नदी की लंबाई 320 किलोमीटर है। साबरमती नदी की लंबाई 371 किलोमीटर है। इसके बाद ताप्ती नदी ये जो है 724, लगभग 720 किलोमीटर है इसका रियल, लेकिन इसको लिखने में 724 किलोमीटर लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका आंसर आप लिखेंगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, बहुदिशीय, चक्रीय या फिर उभय दिशीय। तो आपका जो ऑप्शन है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम है जिसमें जीवधारी भोज्य एवं भक्षक के रूप में संबंधित रहते हैं, यानी कोई खाता है और किसी को खाया जाता है, ठीक है। यानी आपके इसमें दो जोड़े होते हैं, एक हंटर होता है और एक होता है प्रे, ठीक। तो इसमें क्या हो गया, हंटर क्या करेगा, शिकार करेगा, और प्रे शिकार है, ठीक। तो इनमें खाद्य ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है। जैसे देखिए घास को अगर हिरन खाता है तो हिरन को फिर घास नहीं खाएगी, ठीक है। तो इस तरह से एक ही दिशा में ये चक्र चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखते होंगे आप स्कूल के कार्यक्रम वगैरह में या किसी भी प्रोग्राम में जब छोटे बच्चों को बाहर ले जाया जाता है तो उसी में आपसे पूछा जा रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए है पिकनिक मनाने से, मनोरंजन करने पर, सरकारी योजना का निर्माण, वातावरणीय सामंजस्य बोध करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए रियल में अगर देखा जाए, अगर पर्यावरण के अध्ययन में क्षेत्र में भ्रमण का मुख्य उद्देश्य, तो पिकनिक तो हो जाती, सही है, बट यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य आपका ऑप्शन नंबर डी, वातावरणीय सामंजस्य बोध करने के लिए, यानी जब बच्चे बाहर जाते हैं या उनको बाहर घुमाया फिराया जाता है तो वहाँ जाकर अपने आप को सामंजस्य से बैठाते हैं, यानी चीज़ों को समझते हैं देखकर, ठीक है, महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जल मंदिर का संबंध निम्न में से किससे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन है आपके पास हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म, ठीक है। तो आपका जो जल मंदिर का संबंध है वो जैन धर्म से है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जल मंदिर जैन धर्म से संबंधित है तो सच है, लेकिन देखिए जो आपका जल मंदिर है वो नालंदा यानी बिहार, ठीक है, नालंदा बिहार के पास पावापुरी में के तालाब के बीच में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण मार्बल के पत्थरों से कराया गया है। तो जब भी जल मंदिर पूछा जाएगा तो उसका संबंध जैन मंदिर से हो जाएगा। अच्छा, जैन मंदिर जो आपके जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी नाम था। इनके बचपन का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से उत्तर प्रदेश की सीमा को कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी राजस्थान। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की राज्य की सीमा को कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता? तो आपका हिमाचल प्रदेश सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान ये तीनों जो है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं, हिमाचल प्रदेश इसको स्पर्श नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, मखाना की खेती हेतु अग्रणी जिला। आपके पास ऑप्शन है समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सुपौल। तो देखिए मखाना जो है वो तालाब, झील तथा दलदली क्षेत्र के
शांत पानी में मिलता है, यानी बहने वाली नदियों में इसका उत्पादन नहीं किया जा सकता। और ये भरपूर पोषक तत्वों से भरा हुआ एक जलीय उत्पाद है, ठीक है, जो मतलब वाटर प्रोडक्शन है इसका। तो बिहार के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, सीतामढ़ी, पूर्णिया तथा कटिहार जिले में इसका सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अच्छा, कभी कभी पूछा भी जाता है देश का कुल मखाना किस राज्य से आता है, तो 80% बिहार राज्य से आता है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा जिला अग्रणी है, तो आपका मुजफ्फरपुर जिला सबसे अग्रणी है। ये तराई के क्षेत्रों में पाया जाता है। मखाना बहुत ही मजबूत मेवा माना जाता है, यानी कि बहुत पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सरीसृप के अंतर्गत कौन आता है? ऑप्शन ए है कछुआ, ऑप्शन बी है अमीबा, ऑप्शन सी फर्न, ऑप्शन डी वेल। देखिए, जो सरीसृप है तो आपको सरीसृप की पहचान भी बताई गई होगी, आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा। सरीसृप जो होता है वो जो जीव चलने पर निशान छोड़ते हैं, यानी रेंगने का निशान छोड़ देते हैं, वो सब सरीसृप कहलाते हैं। अब आप इसमें से अंदाज़ा लगा पाएंगे कि रेंगने वाला जीव कौन सा है। तो वेल तो देखिए रेंगता नहीं, अमीबा को तो आप नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल है ये। इसके बाद फर्न है, इसका भी ऐसा कुछ नहीं। तो आपका जो टर्टल है यानी कछुआ आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। कछुआ सरीसृप के अंतर्गत आता है, जबकि वेल स्तनधारी जंतु है। अमीबा को पहले ही बताया गया है कि प्रोटोजोआ संघ का है, एक कोष की। वास्तव में सरीसृप प्राणी जगत का एक समूह है जो पृथ्वी पर सरक कर चलते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत स्नेक्स, लिजार्ड्स यानी सांप, छिपकली, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल्स, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 21 का सही हो जाएगा। सरीसृप के अंतर्गत कछुआ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है। 22वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अभयारण्यों का संबंध किन से होता है? ऑप्शन ए है ऊर्जा संरक्षण यानी पावर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन जल संरक्षण, वन्य जीव वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, या पेड़ संरक्षण या ट्री कंजर्वेशन से। तो अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है अभयारण्यों का संबंध। देखिए, जो आपके अभयारण्य है वो रिलेटिव है, नेशनल पार्क के बारे में पूछ रहा है। तो वह एक निश्चित स्थान होता है अभयारण्य, जहाँ वन्य जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको वन्य जीव संरक्षण सही हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए अभयारण्य को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, पूछा जा सकता है इंडिया में वर्तमान में जीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? तो ये लगभग 532 है। देखिए, ये नियर अबाउट नहीं बल्कि एग्जैक्ट डाटा है, 532 याद रखेंगे। अभयारण्यों की संख्या इंडिया में 532 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 3 नवंबर, ऑप्शन बी 3 अक्टूबर, ऑप्शन सी 3 दिसंबर, या ऑप्शन डी 3 मार्च। तो जो हैंडीकेप डे आपसे पूछ रहा है, देखिए हमारी सरकार लगातार हैंडीकेप्स के लिए डेडिकेटेड है, बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम चलाती है। तो वेलफेयर प्रोग्राम में यही किया जाता है कि जैसे हैंडीकेप्स जो जिस अंग से, जैसे कोई मान लो लेम है, चल नहीं सकता, तो उसके लिए ट्राई साइकिल का इस्तेमाल कराती सरकार उसको फ्री में, और कुछ पेंशन वगैरह भी देती है। तो इनको जागरूक करने के लिए 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है, यानी हैंडीकेप डे आपका 3 दिसंबर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। श्वसन के दौरान जीवों द्वारा ली जाने वाली सबसे मुख्य गैस कौन सी है? ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है O2, ऑप्शन सी है N यानी नाइट्रोजन, या ऑप्शन डी है आपका, देखिए यहाँ पे O3 है, लिखने की कोशिश की गई है। तो O3 चूँकि ऑप्शन में भी नहीं होगा, इसका मीन्स क्या होता है भाई? ओजोन होता। O3 मीन्स ओजोन होता, जो कि सांस में नहीं ली जाती है। तो ये ऑप्शन तो ऐसे भी कट जाएगा। अब आपको बताना 3 ऑप्शन में CO2, O2 और N में। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू ड्यू टू रेस्पिरेशन, जब आप रेस्पिरेशन करते हैं तो मानव द्वारा ग्रहण की जाने वाली प्रमुख गैस कौन सी होती है? फिर से बताना है, मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस जो है आपकी ऑक्सीजन यानी O2 होती है। ऑक्सीजन टेस्टलेस, कलरलेस एंड स्मेललेस यानी रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित एक गैस है। यह एक रासायनिक तत्व है। सन 1772 में इसकी खोज की गई थी। अच्छा, पूछा जा सकता है किसने की थी? तो कार्ल सीले ने पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करके ऑक्सीजन गैस तैयार की थी। कब? 1772 में। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा।
ऑक्सीजन की खोज कार्ल सीले ने पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करके की थी 1772 में। इसके बाद 1774 में जोसेफ मिस्टले ने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके ऑक्सीजन गैस तैयार की थी। यह गैस मानव जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है। अभी जब आपकी कुछ दिन पहले कोरोना की त्रासदी चल रही थी तो गैस जो ऑक्सीजन के सिलेंडर थे उनका हमारे देश में बहुत अभाव हो गया था। तो किसी भी कैलेमिटीज़ के दौरान ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी एक ड्यू टू रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन ए है कोशिका, ऑप्शन बी ऊतक, ऑप्शन सी अंग, या ऑप्शन डी शरीर। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले से आपने इसको पढ़ा होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शून्य घर्षण वाली सतह पर चलना ऑप्शन ए है आसान है, मुश्किल है, असंभव है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो शून्य सतह वाली चीज़ें होती हैं, संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करती है या गति करने में सहायता करती है। ठीक है, तो यही बल घर्षण बल कहलाता है। इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, यानी एंटी मोशन साइज जो आपका बल लगेगा वही आपका फ्रिक्शन होता है। ठीक है, यानी घर्षण बल कहलाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद कह रहा कि इसमें पूछ रहा कि मतलब क्या होगा, आसान होगा, मुश्किल होगा। तो देखिए, जब शून्य घर्षण हो जाएगा तो फिर चलना जो है किसी भी सतह पर असंभव हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा सुश्री मेधा पाटेकर का संबंध निम्न में से किससे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने ऑप्शंस है। कह रहा वैज्ञानिक संसाधन अनुसंधान, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या महिला संरक्षण। तो आपका मेधा पाटेकर प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एवं पर्यावरणविद हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट की स्टडी करती हैं। इनका दिसंबर 1954 में मुंबई में हुआ था। मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। अब चूंकि नर्मदा एक नदी है तो यहाँ पे जल संरक्षण सही ऑप्शन हो जाएगा। जो जल संरक्षण है वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी जल संरक्षण से इनका, या कभी देखिए नर्मदा नदी की असहज खुदाई की जा रही थी। इस क्वेश्चन के एक बार फिर से पढ़ेंगे। कह रहा है कि जल संरक्षण भी नहीं होगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण वैज्ञानिक थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका पर्यावरण संरक्षण यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूटीरियम निम्न में से किसका समस्थानिक है? देखिए, आपसे पूछा जा रहा है ड्यूटीरियम जो आइसोबार्स होते हैं किसका समस्थानिक है? तो देखिए आपके पास ऑप्शन है हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसमें आपका हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जिसको प्रोटियम भी बोलते हैं, ड्यूटीरियम और ट्राइट्रियम भी बोलते हैं। यानी H1 आपका प्रोटियम हो गया, ड्यूटीरियम H2, ट्राइट्रियम H3। अच्छा, जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार भिन्न होते हैं वही आपके आइसोटोप्स कहलाते हैं, यानी समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपका कह रहा है कि किसके होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी हाइड्रोजन ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन, कह रहा पत्तियों का रंग किसके कारण हरा होता है? ये सबसे आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, क्लोरोफिल की वजह से आसान होता है। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है क्लोरोफिल में पाया क्या जाता है, क्लोरोफिल बनता कैसे है? तो देखिए, जो क्लोरोफिल होता है वो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम तत्वों से होता है। तो जिसमें आपसे अगर ऑप्शन में पूछेगा ये चारों ऑप्शन देखे तो आपका मैग्नीशियम सही होगा। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये सभी स्वपोषी पौधों में पाया जाता है। और आप समझिए कि जिसमें क्लोरोफिल होगा ये समझिए कि वही पेड़ ही स्वपोषी होगा, यानी इस बात के लाइसेंस है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अगर ये नहीं होगा यानी क्लोरोफिल नहीं होगा तो इसका मतलब पेड़ फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा और उसको जो है दूसरे के ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा। जैसे आपने बहुत सारे पेड़ों को देखा होगा ना, अमरबेल वगैरह है ना, ये क्या करते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता तो ये क्या करते हैं, दूसरे पेड़ों पे आश्रय लेते हैं, इसलिए इनको परजीवी पेड़ भी कहा जाता है। तो इस तरह से पर्णहरित क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है और पर्णक पत्तों के कारण, पत्तों के हरे रंग का कारण है। यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। ठीक है, तो इस तरह से क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल चक्र। इसमें आपसे पूछा जा रहा है फसल चक्र के द्वारा मिट्टी के किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है। ऑप्शन है आपके पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो फसल चक्र जो आपका क्रॉप साइकिल होता है ना, सभी ने देखा होगा जिनके घरों में खेत होंगे या जो खेती बाड़ी से जुड़े होंगे, तो क्रॉप साइकिल होती है। क्रॉप साइकिल का मतलब ये है कि किसी भी खेत में एक ही तरह की फसल हर साल ना उगाना, दैट कॉल्ड क्रॉप साइकिल, यानी फसल को बदल देना। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, नाइट्रोजन तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है। जैसे आप देखते होंगे जिस खेत में 2 साल गेहूं लगाया जाता है उसके बाद उसमें दलहनी फसल लगाई जाती है। अच्छा, दलहनी फसल में क्या होता है, दलहनी फसलें जड़ों में नाइट्रोजन को फिक्सेट कर देती हैं, यानी स्थिरीकरण करती हैं, और जीवाणु राइजोबियम, आपने नाम भी सुना होगा, राइजोबियम लेग्यूमेनिसोरम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। इसीलिए जिन खेतों में दलहनी फसलें होती वहाँ पर यूरिया या इस तरह के उर्वरक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नाइट्रोजन की स्थिरता पहले से वहाँ पर हो जाती है। तो इस तरह से आपका पर्यावरण अध्ययन का ये 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। आप अपनी तैयारी करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।